तो जी आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम की होने वाली है कि जो लोग बहुत ही जल्दी टाटा पंच लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ ओनरशिप एक्सपीरियंस इस गाड़ी के बारे में। और जैसे आप सभी को पता है कि हम कोई भी गाड़ी लेते हैं और उसका ओनरशिप एक्सपीरियंस सही से मिल जाए तो हमको बहुत आसानी होती है उस गाड़ी को चूज़ करने के लिए। जैसे यूट्यूब पे टाटा पंच के ओनरशिप के बारे में कोई कमी नहीं है, बहुत सारी हज़ारों वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हमारी वीडियो में डिफरेंट सबसे ज़्यादा ये होने वाला है कि मेरे पास ये जो गाड़ी है ये मैंने 1 साल के अंदर जो चलाई है, तकरीबन 45,000 किलोमीटर के आसपास मैंने ये गाड़ी चलाई है। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर जो इतनी ज़्यादा गाड़ी चलाई है, तो मैं इतना मानता हूँ कि मेरे पास इस गाड़ी का जो एक्सपीरियंस है वो शायद हर किसी के पास तो नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी चली है, तकरीबन 45,000 से भी ऊपर ये गाड़ी अभी आज की तारीख में चल चुकी है। और भाई गाड़ी जितनी ज़्यादा चलती है तो उतनी ज़्यादा उसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के एक्सपीरियंस हमारे पास होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे कि इस गाड़ी की कुछ अच्छी बातें भी बताऊंगा मैं और कुछ बुरी बातें हैं जितनी मुझे पता चली हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और इससे ये होने वाला है कि आप अगर पंच लेने की सोच रहे हैं तो क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, क्या ये गाड़ी आपको वर्थ इट होगी या नहीं होगी, इस बारे में आज की अपनी फुल डिटेल में वीडियो होगी। लास्ट तक ज़रूर से बने रहना, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो तो आप मेरी बहुत बड़ी हेल्प करते हो। सबसे पहले बता दूं ये गाड़ी का मॉडल कौन सा है। तो आपको दिख ही रहा है ये टाटा पंच है और बेस मॉडल जो प्योर बोलते हैं सीएनजी के साथ में ये गाड़ी मैंने ली थी और 2024 में ये गाड़ी मुझे 8 लाख रुपए ऑन रोड कीमत पे पड़ी थी। ये बेस मॉडल का मतलब है तो जो भी आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सेसरीज दिख रही हैं ये सारी चीज़ें बाहर से करवाई हैं। ऐसा सच मैंने कुछ इसमें इतना ज़्यादा उल्टा सीधा मॉडिफिकेशन नहीं करवाया है, एक सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को छोड़ के। आप रूफ रेल्स देख पा रहे हैं और साइड में आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ जो स्पॉइलर, ये मैंने कंपनी से ही फिट करवाया था। और ये जो यहाँ पे आपको व्हील के ऊपर दिख रहे हैं व्हील कवर्स, ये मैंने आफ्टर मार्केट लिए थे। सबसे पहले गाड़ी की डिज़ाइन की देखो, गाड़ी का डिज़ाइन एक ऐसा सिस्टम होता है, कोई भी इंसान जब लेने जाता है तो वो सबसे पहले देखता है कि क्या कैसी दिख रही है। ये गाड़ी एक टॉल बॉय के हिसाब से आपको दिखती है, अच्छी खासी इसकी रोड प्रेजेंस तो है ही, और खास करके इस प्राइस ब्रैकेट में जो ये है बहुत बढ़िया आपको रोड प्रेजेंस दे सकती है। बाद में अगर मैं बात करूँ इंटीरियर में कैसी क्या स्पेस होती है, तो स्पेस के बारे में बताऊँ, आगे की तरफ तो चलो ठीक है 2 बंदे हैं आराम से बैठ सकते हैं। और बात करूँ मैं पीछे की, तो पीछे यहाँ पे आपके पास में 2 बंदे अगर हैवी बिल्ड के हैं मेरी तरह तो 2 बंदे इजीली बैठ सकते हैं, लेकिन अगर कोई पतले बंदे हैं तो वो आराम से 3 यहाँ पे फिट हो सकते हैं। और बीच में अगर बात करूँ यहाँ पे बम्प की, तो इतना कोई खास यहाँ पे बम्प नहीं आता है। और गाड़ी लेने के बाद में सबसे बड़ा खर्च जो हमारे ध्यान में आता है वो होता है गाड़ी का मेंटेनेंस। तो इस गाड़ी की मैंने तकरीबन 3 बार तो ऑयल चेंज वाली सर्विस करा चुका हूँ। और मैं अगर बात करूं हर सर्विस की, तो शुरू की जो 3 सर्विस थी वो तो फ्री थी, जिसमें सेकंड सर्विस में ऑयल चेंज हुआ था, वो भी लेबर मेरी फ्री थी और बाकी की जो मटेरियल्स थे उसके पैसे देने पड़े थे। तो एक्स्ट्रा और सर्विसेज की तो मैक्सिमम इस गाड़ी में 5,000 से लेकर 7,000 रुपये तक पर सर्विस मेरा इसमें खर्च आया है। इससे प्रीवियस अगर वीडियो आप मेरी देखेंगे तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है आपको कि इस गाड़ी में जो मैंने सर्विस कराई है उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है और साथ में उसमें क्या कितना खर्च आया है। सबसे बड़ी बात कि जब भी टाटा की गाड़ी लेते हैं, महिंद्रा की गाड़ी लेते हैं, तो हर इंसान को एक डर मन में रहता है कि सर्विस सेंटर क्या होगा, कैसा होगा। मैंने आपको पूरा डिटेल में लास्ट वीडियो में बताया ही है कि जितना मुझे अभी तक सर्विस सेंटर मिले थे उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे हुई नहीं थी। और रही बात अदर सेंटर्स की, तो देखो होता ये है, कोई भी कंपनी का उठा लो, कहीं पे अच्छे मिलेंगे तो कहीं पे बुरे मिलेंगे, हर तरह के लोग आपको दुनिया में मिल जाएंगे। इसका इंजन अभी यहाँ पे खुला हुआ है, तो मैं आपको इसकी माइलेज के बारे में बता दूं। वैसे तो मैं बता दूं कि बहुत से लोगों को बहुत पुअर माइलेज मिलती है और बहुत बार मैंने देखा भी है कि बहुत लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि मुझे सीएनजी में या फिर पेट्रोल में इतनी कम माइलेज मिल रही है। लेकिन अभी तक की मैं अगर इस गाड़ी की मैं बात करूँ तो ओवरऑल अगर मैं एसी चला के भी बैठा हूँ तब भी सिटी में इस गाड़ी ने मुझे 27 से 28 मिनिमम एवरेज दी हुई है। और कई बार अगर मैंने इसको हाईवे पे नॉर्मल स्पीड पे 80-90 की स्पीड पे भी क्रूज़ करा है तो तब इस गाड़ी ने मुझे 34 तक की माइलेज दी है। और ये जो 34 का आंकड़ा है ये भाई बिल्कुल जुमला नहीं है। अगर कभी भी चाहो मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ कि मैंने 34 की इससे माइलेज निकाली है हाईवे पे, पर वो मेरे चलाने के हिसाब से, मेरे कंडीशन से जिस तरह मैंने चलाई है, और वो भी विथ एसी। भाई ये गाड़ी आती है टाटा की ICNG वर्जन में, यानी इसमें ड्यूल सिलेंडर आते हैं। जो नीचे की तरफ देख पा रहे हैं यहाँ पे CNG के 2 टैंक हैं, जिसमें ऑलमोस्ट बड़े टैंक वाली साइज़ की अपनी CNG आराम से आ जाती है। उसके बाद में ये जो बूट स्पेस है, तो क्या इसका प्रैक्टिकल यूज़ आता है? तो जी बिल्कुल आता है। ये गाड़ी में मैं बता दूं कि अगर इसमें जितना ये बूट स्पेस दिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, खास करके सीएनजी गाड़ी को लेके, क्योंकि आजकल जो सीएनजी गाड़ी होती हैं और उनमें जिस तरह के बड़े बड़े सिलेंडर्स रखे जाते हैं उसके बाद में बूट स्पेस के नाम पे कुछ नहीं बचता है।
लेकिन फ़िलहाल मैंने जितना इसको यूज़ करा है ICNG के साथ में बहुत अच्छा खासा इसमें बूट स्पेस बच जाता है। और बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है कि 3 सिलेंडर इंजन है और इसमें वाइब्रेशन होगा। तो मैं यहाँ पे इतना ही केवल बताना चाहूँगा कि इंजन 3 सिलेंडर हो या 4 सिलेंडर हो, कोई सा भी इंजन हो, हर एक इंजन मेंटेनेंस के ऊपर रहता है। जितना आपकी गाड़ी में मेंटेनेंस सही रहता है तो इंजन उतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं करता है। और जिस तरह अभी ये गाड़ी नई है तो नई के हिसाब से मैंने जितना इसको चलाया, जितना मैंने इस गाड़ी को जाना है, तो कभी भी मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हो पाया कि इस गाड़ी में कोई भी ऐसा वाइब्रेशन जैसा है। और ख़ास करके बताऊं, अगर इस गाड़ी में CNG है और उसके ऊपर AC चल रही है या फिर पेट्रोल के साथ में भी अगर मैं AC को चला रहा हूं, तो कभी कभी थोड़ा बहुत महसूस होता है कि गाड़ी में इंजन चालू है। अगर मान लीजिए AC बंद कर दूं और AC बंद करने के बाद में इस गाड़ी को अगर स्टार्ट करके रखूं, तो मैं क्या कोई इंसान बोल नहीं सकता कि ये गाड़ी चालू है या बंद है। इतनी ज़्यादा साइलेंट ये गाड़ी रहती है। एक वीडियो में आगे बनाने वाला हूँ कि इसके जो वाइब्रेशन क्या हैं, कितने हैं, जो मैं शुरुआत में मैंने कभी इस गाड़ी के नहीं बनाए। उसका भी रीज़न है कि देखो नई गाड़ियाँ कभी भी वाइब्रेशन इतना खास करके नहीं देती हैं। जब गाड़ियाँ पुरानी होने लगती हैं तब उनको वाइब्रेशंस की सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो ये एक सही मौका है और बहुत जल्द मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा कि ये गाड़ी कितना क्या वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है। बात करते हैं इसकी सबसे खासियत वाली बात पे, जिस पे ये गाड़ी बिकती है, वो है 5 स्टार रेटिंग। तो क्या इसकी 5 स्टार रेटिंग कभी काम में आती है? देखो 5 स्टार रेटिंग काम में आना ना आना वो इस चीज़ पे मैटर रखता है कि आपने अपनी गाड़ी को कैसा क्या ठोका है, कभी भी एक्सीडेंट किया है कि नहीं। मेरी गाड़ी भगवान की कृपा से आज तक इंटैक्ट है, कभी भी इसमें एक्सीडेंट जैसा कोई मैटर नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो, तो आप ऐसे जज कर सकते हैं कि कोई भी इंसान अगर इस पर लीन होकर बैठता है, बहुत सी बार देखा जाता है कि अगर आपके पास मारुति की गाड़ी है और अगर आप इस तरह से लीन होकर बैठें तो ये टीन दब जाती है, ये दरवाजे जो होते हैं वो कभी ना कभी दब जाते हैं। वो चीज़ इसके साथ तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली। और ये मैं बताऊं, आप किसी भी शोरूम में जाके अगर लेने की सोच रहे हो तो आप इजीली इस तरह से कहीं पे भी किसी भी पैनल पे लीन होकर बैठ के देख सकते हो। और उसके बाद रही 5 स्टार की, तो मैं आपको बताऊं कि 5 स्टार रेटिंग हो या 3 स्टार रेटिंग हो, ये आपकी गाड़ी की स्पीड पे आधारित होती है। अगर आपकी गाड़ी 120 पे चलेगी तो 5 स्टार क्या 10 स्टार गाड़ी भी होगी तो भी आपका कुछ नहीं बचा पाएगी। और अगर 70-80 की स्पीड पे गाड़ी होगी, 90 तक होगी, तो भाई 3 स्टार गाड़ी में भी आपके बचने के हायर चांस होते हैं। क्योंकि जितना मैं मानता हूँ ये जो स्टार रेटिंग होती है सेफ्टी रेटिंग की, इसको मैं तो जुमला ही मानता हूँ। मैं केवल यकीन करता हूँ जो हमें सामने दिख रहा है उस चीज़ के ऊपर। तो अगला टॉपिक हम रखते हैं कि ये गाड़ी कैसा क्या कंफर्ट देती है। कंफर्ट में इसमें 2 चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक है राइड कंफर्ट और एक है इसमें बैठ के क्या कैसा लगता है वो। बैठने वाला कंफर्ट में आपको थोड़ी देर में इसमें कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ में बताने की कोशिश करूँगा। खास करके अभी हम बात करते हैं राइड क्वालिटी की। तो राइड क्वालिटी में मैं आपको बता दूँ, इसमें जिस तरह के सॉकर्स ट्यून करे गए वो कहीं ना कहीं जो हमारे इंडिया में, वैसे तो ये बहुत अच्छी रोड है, बहुत बढ़िया जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, लेकिन जहाँ पे एकदम रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, ख़राब है, वहाँ पे भी इस गाड़ी के आपको सॉकर्स कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाले। क्योंकि इसका ट्यूनिंग उस तरह से किया गया है कि अगर आप किसी भी रूरल एरिया में रहते हैं, किसी भी गाँव देहात में रहते हैं, तो भाई इसके सॉकर आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और जी उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ कि जब हम हाईवे पे चल रहे हैं, हाईवे स्पीड पे चल रहे हैं, ज़्यादा हमारी स्पीड है, तो ऐसे में क्या हमारी गाड़ी हिलती डुलती है? यानी कहने का मतलब है क्या इस गाड़ी में बिल्कुल भी बॉडी रोल का इश्यू आता है? तो बिल्कुल नहीं आता है। इस गाड़ी में बॉडी रोल का इश्यू आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीज़न सिंपल सा इतना ही है, कॉम्पैक्ट सा इसका डिज़ाइन है और इसका कर्व वेट बहुत ज़्यादा है नॉर्मल किसी भी मारुति की गाड़ी से। तो जब ये गाड़ी किसी भी रोड पे हाई स्पीड में चलती है तो बॉडी रोल जैसी सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलती। और इसके सॉकअप भी उस तरह से ट्यून करे गए कि आपको बॉडी रोल का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा ना हो पाए। तो जी बहुत कर ली हमने इसकी तारीफ़ें। अगर आप देखो गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपको तारीफ़ों के साथ में इन चीज़ों की कमियां भी पता होनी चाहिए। और मैंने इस गाड़ी को पूरा पैसा दे के ख़रीदा है और मेरे पास कभी ऐसा नहीं कि इस गाड़ी का कोई पेड प्रमोशन हो। जो मैंने फ़ील किया अपने पैसे से किया है, तो मैं आपको सारी बातें जो इसकी बुराइयाँ सच बताना चाहूँगा। सबसे पहली इस गाड़ी में मैं अगर बुराई आपको बताने की कोशिश करूँ तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि इंटीरियर राइड कंफर्ट में क्या ये कैसी रहती है। आपको वैसे इस इमेज में कुछ ऐसा अजीब सा नहीं लग रहा होगा, पर नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको कुछ अजीब सा दिखा होगा। और आप ये जो देख पा रहे हैं ये गाड़ी की सीट में जो इश्यूज़ हैं वो देख पा रहे हैं। आप पहले देखिए मैं कितना बिल्ड का होऊंगा। मान लीजिए मेरा 95 अराउंड के केजी मेरा वेट है और 5 फुट 11 इंच मेरी हाइट है।
उसके बाद में जो ये गाड़ी में कंपनी से सीट आती हैं वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की हैं। ये मैं आपको बिल्कुल बताऊं, अगर आपका थोड़ा भी हैवी बिल्ड है तो आप सीट से ना बाहर की तरफ आ जाएंगे, या तो उस तरफ या तो इस तरफ। और आपने पंच में देखा होगा यहाँ पे एक प्लास्टिक का फ्लैप आता है, वो आपको चुभता रहेगा। और दूसरी बात, अभी तो आप देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया आपको आरामदायक यहाँ पे ये सीट दिख रही है। तो भाई ये पंच की सीट नहीं है, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैंने अलग से इस गाड़ी में इंस्टॉल किया है। उसके बाद में थोड़ी बहुत ये गाड़ी में ये सीट बैठने लायक हुई है। अदरवाइज़ सीट के मामले में और इंटीरियर कंफर्ट के मामले में मैं इसको 0 नहीं माइनस में रेटिंग देना चाहूँगा। और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ का मैं टाटा से कोई कंप्लेन कर रहा हूँ, कर भी नहीं सकता। उसका रीज़न मैं बताऊँ कि ये जो इस गाड़ी में सीट डिज़ाइन करी गई है, ये लाखों गाड़ियाँ जितनी अभी तक पंच बिकी हैं उन सब में एक जैसी है। तो यहाँ पे मेरे केस में ये स्पेशल नहीं बनता है। ये मेरी गलती है कि जब मैं ये गाड़ी लेने जा रहा था तो मैंने इसका सीटिंग कंफर्ट ध्यान में नहीं रखा। इसीलिए आज मैं केवल आपसे इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप गाड़ी लेने जाते हैं तो हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ आप ध्यान में रख के चलिए, क्योंकि इसी सीट पे बैठ के आपको अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है। अब वो बात अलग है कि अपने हिसाब से मैं इस गाड़ी की सीट को और बेहतर बना सकता हूँ, और अगर ये बेहतर नहीं भी बनती है तो मैं इस सीट को निकाल के फेंक सकता हूँ और नई सीट भी मैं इसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ। और इन फ्यूचर मेरी आप वीडियोस में देखेंगे कि मैं इस सीट को पूरी बाहर करूँगा और होंडा की या फिर कोई और गाड़ी की ऐसी सीट को मैं तलाश के इसमें फिट करूँगा कि जो मुझे बैठने में कंफर्ट दे पाए। स्पेस की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, इस गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं आपको मिलेगी। अगर मैं इस गाड़ी की चौड़ाई की बात करूँ यहाँ से लेके वहाँ तक की, तो ये गाड़ी अर्टिगा से ज़्यादा चौड़ी है। आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं इस बारे में। और जी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा अच्छी चौड़ाई होने के बाद में भी टाटा ने सब कुछ अच्छा किया है। अगर 20,000-25,000 रुपये ज़्यादा लगते होते, लेकिन एटलीस्ट आगे की 2 सीट हैं वो इतनी कंफर्ट होनी चाहिए थी कि बैठ पाते उसमें सही से। और बहुत जल्दी मैंने सुना है कि टाटा पंच की फेसलिफ्ट वर्जन आने वाली है। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा टाटा से कि उस गाड़ी में ना ऐसी सीट को लाओ जो मेरे मतलब की हो, ताकि उसकी नई सीट लेके मैं इसमें इंस्टॉल कर पाऊँ। कसम से एक सीट इसमें इतनी घटिया मिली है, बहुत बड़ी। तो मैं बात करूँ आगे से, अगर मैं दिखा रहा हूँ तो आप शायद समझ सकते हैं इसकी हेडलाइट। अब देखिए, वैसे मैं ना कभी भी किसी को ऐसा सजेस्ट नहीं करता कि आप अपनी गाड़ी में कुछ भी आफ्टर मार्केट काम करवाओ, लेकिन यहाँ पे मजबूरी बन जाती है, कुछ लोगों को करवाना पड़ता है, जो कि मैंने तो नहीं करवाया है। उसका रीज़न है कि एक तो मेरी ड्राइव इतनी अच्छी खासी है, और ज़्यादातर मेरी ड्राइव आप देख पा रहे हैं सिटी की होती है। उसके बाद में सिटी में तो चलो ये जो आपको दिख पा रहे हैं अच्छे भली रोड पे लाइटें भी लगी होती हैं, हाईवे की ड्राइव भी मैं ऐसे इजीली कर सकता हूँ, थोड़ा ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है उस हिसाब से। लेकिन अगर किसी बंदे के पास में नई गाड़ी चलाई है तो हो सकता है भाई कि वो तंग हो सकता है इन लाइटों की वजह से। तो थोड़ी इस लाइट में भी अपग्रेडेशन की बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद में बेस मॉडल है तो इसमें एक सिंगल हॉर्न दिया गया है। चलो ठीक है, उसका मुझे इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हॉर्न है चलता रहेगा, वैसे भी नॉइज़ पॉल्यूशन कम ही फैलेगा उससे, बेस्ट है वो। दूसरी एक और डिसअपॉइंटमेंट होती है इस गाड़ी से तब कि जब इस गाड़ी को हम हाईवे पे लेके चलते हैं तो अगर कोई भी आगे ट्रक है कुछ है तो उसको ओवरटेक करने में कभी कभी प्रॉब्लम आती है। अब ये प्रॉब्लम का मैं आपको सोल्यूशन बता दूं, अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हो तो गियर का रेशियो समझ के आप उससे निकल सकते हो बड़ी आसानी से। लेकिन हर बार हर इंसान उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। इस गाड़ी में जो इंजन दिया गया है वो इंजन कम नहीं है, लेकिन इस गाड़ी में जो इंजन है उसको उतना ट्यून नहीं करा गया है, उससे उतनी पावर को अपग्रेड नहीं करा गया है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस गाड़ी का जो इंजन है उसको अगर ट्यून अप कर दिया जाए तो बहुत अच्छी, ये माइलेज तो चलो दे ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में ये काफ़ी अच्छी आपको पावर एंड पिकअप भी देगा। हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर लो एंड टॉर्क की बात करूँ, इनिशियल पिकअप की बात करूँ तो उसकी इसमें कोई कमी नहीं है। बेशक जब आप अपनी गाड़ी को किसी हाईवे पे लेके किसी ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करते हो तब थोड़ा महसूस होता है कि यहाँ पे थोड़ी पावर की ज़रूरत है, जो कि NA इंजन है तो उस हिसाब से चलो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट हो सकता है। फिलहाल मैं बैठा हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि AC मैंने चालू कर रखी है। AC का यहाँ पे यूनिट है, बहुत ही बेहतरीन लेवल का दिया गया है। और AC की बात करूँ कूलिंग की, तो इस प्राइस सेगमेंट में मैं बेट कर सकता हूँ शायद मैंने इससे ज़्यादा कूलिंग करती हुई कोई गाड़ी नहीं देखी। और वैसे भी
टाटा की एसी बहुत गाड़ियों में बहुत अच्छी है। टाटा की नैनो में भी बहुत लोगों ने जिसने रखा है उन लोगों का ओनरशिप रिव्यू अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको बताया जाता है कि इसकी एसी बहुत बेस्ट है। अगर कितनी भी गर्मी रहती है तब भी बहुत जल्दी आपकी गाड़ी चिल्ड आउट हो जाती है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि अगर आप टाटा पंच लेना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए या नहीं। मेरे फाइनल वर्डिक्ट में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप एक लो बजट में, सस्ते बजट में अगर एक अच्छी गाड़ी चाहते हैं तो ये गाड़ी को आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। और रही बात जो मार्केट में बातें होती हैं इनकी सर्विस को लेके, ओवरऑल क्वालिटी को लेकर के, मैं इसमें आपको डायरेक्टली तो ऐसा आंसर नहीं दे पाऊंगा कि सब सही है या सब गलत है, लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, आप कोई भी कंपनी की गाड़ी ले लो, कुछ में प्रॉब्लम कम है, कुछ में का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। अगर आप ढूंढने बैठते हो 100% श्योर एंड शॉर्ट गाड़ी जिसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कभी भी हो पाए। बाकी यार हर किसी का पैसा मेहनत का होता है, अपने सोच समझ के हर चीज़ को लेना चाहिए। उतना वो बात अलग है कि इतना ज़्यादा मैं इस गाड़ी को लेके कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। रही बात मेरी ड्राइविंग सीट की, तो उसे तो मैं डील कर लूँगा। और कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और क्या आप टाटा पंच के अलावा कोई और दूसरी गाड़ी देख रहे हैं, कैसी क्या आपको फीचर्स वाली चीज़ें पसंद है, वो सारी चीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से आप मेरी बहुत बड़ी हेल्प करते हो।